तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू एबीसी मैट्रिक। दोस्तों मैं हूं पिंटू सिंह। आज दोस्तों हम लोग कक्षा 10 का जो है 2022 में जो आपको जारी किया गया था मॉडल पेपर, उस मॉडल पेपर को हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। मॉडल पेपर में आपको जो मैथ का प्रश्न है उसको सॉल्यूशन करने वाले हैं। अभी 2023 में भी जारी किया गया था, लेकिन 2023 का आज नहीं करे, चूँकि पिछले बार हम लोग जो है यहाँ पे अभी हम लोग जो भी सॉल्व करेंगे वो 2022 से पहले का या फिर 2022 का ही करेंगे, 2023 का नहीं करेंगे। और फिर 2024 का मॉडल पेपर जो भी हमारे पास आएगा हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। जैसे ही 2024 का मॉडल पेपर आता है मैं उसका सॉल्यूशन सबसे पहले आपको करके डाल दूंगा, ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। अभी नया वाला जो मॉडल पेपर जारी नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोग 2022 का ही सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें भी आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो कि पुराना इंस्ट्रक्शन है, 2022 के अनुसार है। 2024 में आपको नया इंस्ट्रक्शन आएगा जिसमें आपको 60 प्रश्न ही होंगे, लेकिन इसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है। और इसमें से आपको 50 का ही जवाब देना रहता है। अभी जो नया वाला आपको आएगा मॉडल पेपर, उसमें आपको 60 प्रश्न होंगे और उसमें से आपको 50 प्रश्न का जवाब देना रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 100 था, 100 में से 50 का ही जवाब देना था। तो इतना ज़्यादा प्रश्न आपको नहीं मिलेगा, आपको 60 मिलेगा। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। सबसे पहला जो अपना सवाल है उस पे चलते हैं। ये पूरा इंस्ट्रक्शन है, इसका निर्देश, ठीक है। अभी हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं। इतना सारा इंस्ट्रक्शन था, अब हम आते हैं सवाल पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर से इंस्ट्रक्शन दिए हुआ है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 100 प्रश्न में से आपको 50 का ही जवाब देना है। यहाँ पे 50 मार्क्स का ही है। अब हम लोग सवाल पे आ गए, ठीक है। यहाँ से हमारा सवाल शुरू होता है, प्रश्न शुरू होता है, प्रश्न का जवाब हम लोग देना शुरू करेंगे। कहा गया है निम्नलिखित में कौन सबसे संयुक्त संख्या है, सॉरी, कहा गया सबसे छोटी संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या का मतलब होता है दोस्तों भाज्य संख्या, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि संयुक्त संख्या क्या होता है। तो भाज्य संख्या को ही संयुक्त संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या का परिभाषा होता है कि वह संख्या जिसका कम से कम आपको 3 गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो? कम से कम 3 गुणनखंड हो, यानी 2 से अधिक गुणनखंड होगा तो वह संख्या आपको भाज्य हो जाएगा। अर्थात चलिए देखते हैं, कोई भी संख्या हम ले लेते हैं, जैसे कि आपको 2 ले लेते हैं, तो 2 का गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा आपको 2 और 1 होगा 1। 2 और 1 दोनों से भाग इसमें लगेगा, तो इसमें 2 ही आया। जब 2 गुणनखंड होगा, अधिक से अधिक और कम से कम भी 2 गुणनखंड होगा, तो वह संख्या आपको भाज्य हो जाएगा, ठीक है। अभाज्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर हो जाएगा। मतलब कम से कम भी 2 गुणनखंड होगा और अधिक से अधिक भी 2 गुणनखंड होगा तो वह अभाज्य संख्या हो जाएगा। हम भाज्य संख्या की बात करें तो भाज्य संख्या में क्या है कि कम से कम 3 गुणनखंड होगा, 3 से अधिक भी हो सकता है। तो देखिए शुरू जो होता है भाज्य संख्या वो आपको 4 से शुरू होता है, क्योंकि 3 भी आपको अभाज्य संख्या है। 3 का भी गुणनखंड 3 और 1 ही होता है। 2 का भी गुणनखंड 2 और 1 होता है, और 1 का गुणनखंड सिर्फ 1 होता है, इसलिए 1 न भाज्य है और न अभाज्य है, ठीक है। तो 1 न भाज्य है और न अभाज्य है। आपको 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है। लेकिन 4 को देखिए, 4 का हम गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है? देखिए 4 का गुणनखंड जैसे ही आप करेंगे, 4 का जैसे ही आप गुणनखंड करेंगे दोस्तों, तो 4 में आपको 4 का गुणनखंड में आपको 1 देखने को मिलेगा, 2 देखने को मिलेगा और 4 देखने को मिलेगा। मतलब 3 गुणनखंड इसका आ गया, इसलिए यह संख्या क्या है? भाज्य संख्या है। तो 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रश्न संख्या 2 में पाई क्या है, ठीक है। तो देखिए पाई का जो मान है आपको जो दिया गया है संभावित मान 3.14 करके बहुत संख्या आता है, जो कि आपको क्या है? यह संख्या आपको अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आपको पाई का जो मान आपको देख रहे हैं जो होता है दिया हुआ 22/7, यह संभावित मान है, यह सन्निकट मान है, यह ओरिजिनल मान नहीं है। तो यह 22/7 अगर मान दिया हुआ होता तो वह परिमेय हो जाता, ठीक है। लेकिन अगर यह 3.14 वाला लाइन अगर दिया रहेगा, ठीक है, तो भी अपरिमेय हो जाएगा, या फिर पाई सिर्फ दिया रहेगा तो भी अपरिमेय हो जाएगा। तो पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। पाई का जो मान 22/7 है वह परिमेय संख्या कहा जाएगा, लेकिन पाई अपरिमेय होगा और 3.14 वाला जो लाइन होगा यह भी आपको अपरिमेय होगा। कभी भी 3.14 के बाद पूरा लाइन नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 का प्रश्न संख्या 2 का जो है आंसर होगा ऑप्शन ए, अपरिमेय संख्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
चलिए, तो प्रश्न संख्या 3 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या का मतलब है कि वह संख्या जो p बटे q के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता या वह आपको प्रकृत संख्या नहीं है। ठीक है, तो वह अपरिमेय संख्या है। जैसे कि रूट में अगर कोई संख्या है और उसका वर्गमूल ज्ञात हम नहीं कर सकते आसानी से, तो वह आपको क्या है, अपरिमेय संख्या है। उसका वर्गमूल अगर कोई प्रकृत संख्या आता है तो वह परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर वह प्रकृत संख्या नहीं आता है, दशमलव में आना लगता है, तो आपको क्या हो जाएगा, वह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन अपरिमेय संख्या है। चलिए, अपरिमेय संख्या के लिए हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए 3/12 है, इसको हम लोग देख लेते हैं रूट के अंदर। तो 3/12 अपरिमेय है कि नहीं, ये देखने से तो लगता है कि अपरिमेय है, लेकिन इसको हम लोग हल करके देखते हैं। रूट अंडर 3/12 काटेंगे इसको तो 4 बार में कटेगा। ठीक है, और चलिए देखिए, एक ऊपर हो जाएगा, नीचे हो गया 4। एक का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो यह अपरिमेय संख्या नहीं। ठीक है, यह आपको इसका वर्गमूल निकल गया, इसलिए यह अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं, यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए ऑप्शन बी में आते हैं। चलिए रूट 2 और बटे 10 का निकालते हैं, क्या होगा, 10 से कटेगा 5 बार में ये। अब चलिए, ऊपर हो गया रूट के अंदर 1 और नीचे हो गया 5। रूट 1 का वर्गमूल तो आपको 1 आ जाएगा, लेकिन रूट 5 का वर्गमूल नहीं ज्ञात होगा, तो यह रूट 5 में ही रह जाएगा, इसलिए यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन हम सी और डी दोनों को चेक कर लेते हैं, चलिए देखते हैं क्या होता है। तो सी को चेक करेंगे तो रूट अंडर 7/7 दिया है, और 7 से 7 कटेगा तो रूट 1 आएगा, और 1 से 1 का वर्गमूल आपको 1 हो जाएगा। अब रूट 2 से रूट 2 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर, और रूट 2 का स्क्वायर आपको रूट 4 होगा, और रूट 4 का वर्गमूल आपको 2 हो जाएगा। या रूट से स्क्वायर हम काटेंगे तो सीधे यहीं पे 2 हो जाएगा। तो इसका ये भी आपको परिमेय संख्या हो जा रहा है। तो आपको ए, सी और डी परिमेय संख्या हो जा रहा है, बी आपको अपरिमेय संख्या, इसलिए सही उत्तर आपको इसका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। ठीक है, कहा गया है कि दो संख्याओं के लॉसा तथा मौसा बराबर है तो संख्या क्या है। देखिए, लॉसा और मौसा बराबर उसी संख्या का हो सकता है जब वो दोनों संख्या बराबर होंगे। ठीक है, जब दो संख्या बराबर होगा तभी उसका लॉसा और मौसा दोनों बराबर होगा, इसलिए आंसर बी इसका हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, आप इसको प्रयोग के द्वारा भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 में कहा जा रहा है, देखिए 0.29 उसके ऊपर रेकरिंग है, इसका आप लोग को हल करना है। इसका हल करने का हम कई बार तरीका आपको बताया भी है, और आप पिछला वीडियो जाकर के चेक करें तो आपको हल करने का तरीका आसानी से मिल जाएगा। देख लीजिए कैसे हल करते हैं। 2 9 है, रेकरिंग है, तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 29/100 लिखेंगे, और नीचे भी एक घटाव लिखेंगे, ऊपर भी घटाव लिखेंगे, लेकिन क्या घटाना है वो आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, देखिए ऊपर में क्या घटाया जाता है, तो जो रेकरिंग के पीछे का अंक होगा वो सारे के सारे घटा लेंगे। तो रेकरिंग के पीछे क्या है, 0 है, तो 0 घटाएंगे। और नीचे क्या घटाना है, तो रेकरिंग और दशमलव के बीच में कितने अंक हैं उतना 0 डालना है यहाँ पे। अगर एक भी अंक नहीं है तो एक ही घटेगा। अगर एक अंक होता है रेकरिंग और दशमलव के बीच में तो एक 0 डालते, तो नहीं है। अगर 2 अंक होता तो 2 0 डालते हैं। अगर नहीं है तो अब ये ऐसे ही हम लोग घटा करके लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा, 29। 29 में से 0 हटा 29 से हो जाएगा, और 100 में से 1 घटेगा तो 99 हो जाएगा। तो 99 इसका 29/99 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन डी में हमको दिख रहा है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 29/99। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसका हम लोग हल कर लेते हैं। 1 माइनस साइन 60 डिग्री का मान आपको होता है √3/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस √3 का स्क्वायर आपको 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, बटा में 1 डालेंगे, एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ऊपर 4 माइनस 3 मतलब 1/4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको दूसरे तरीका से भी हम हल कर सकते हैं, ऐसे देखिए कैसे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएगा थीटा का जगह। कॉस स्क्वायर, अब कॉस 60 डिग्री का मान होता है √3, सॉरी कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। कॉस 60 डिग्री का मान आपको 1/2 होता है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 1/4 दोनों परिस्थिति में आपको आंसर आ रहा है। तो 6 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको 1/4 हो जाएगा। देख लेते हैं किस ऑप्शन में है, 1/4 सी नंबर में है, तो इसका सही उत्तर आपको सी हो जाएगा। ठीक है, 1/4। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न में आते हैं।
कहा गया है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। चलिए, बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। यह सवाल आपको हर बार पूछा जाता है, हर परीक्षा में, ठीक है। तो इसको बड़ी इंपॉर्टेंस दीजिएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है, शांत पूछा जा रहा है, ठीक है। तो शांत के लिए हमने आपको बताया था, शांत और अशांत चेक करने के लिए कि हम लोग ज़्यादा हल नहीं करेंगे, इसको काटने नहीं जाएंगे हल करके, इसको हम लोग सीधे चेक कर लेंगे हर को खंड करके। तो हर को खंड करेंगे तो उसी में पता चल जाएगा कि शांत है कि अशांत है। अगर हर के स्थान पर 2 आता है, या सिर्फ 2 का फैक्टर आता है, 2 गुने 2 जितना बड़ा ना हो आता है, या फिर सिर्फ 5 आता है, या 5 का फैक्टर या आता है, ठीक है, या 2 और 5 दोनों आता है, ठीक है। 2 और 5 का गुणनखंड भी आता है तो भी आपको वह शांत हो जाएगा। 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आता है तो वो आपको शांत नहीं होगा, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं पहला वाला क्या है इसमें। चलिए चेक कर लेते हैं। 7 है तो 7, 40 को खंड करेंगे तो 2 दूने 4 दूना 8 पंचे 40, इसमें सिर्फ 2 और 5 आया, इसलिए यह शांत हो जाएगा। ऑप्शन ए ही सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन हम लोग बी को भी चेक कर लेते हैं। तो 5/3 गुने 7 हो जाएगा। देखिए 2 और 5 नहीं आया, इसलिए यह अशांत हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाले को देख लेते हैं। 196 सी में है 23/196। 23 का तो खंड नहीं होगा तो 23 ही रह जाएगा। 196 को खंड करेंगे तो क्या आएगा, 14 का स्क्वायर होता है, 14 गुने 14, और 14 को खंड करेंगे तो 2 गुने 7 और फिर 2 गुने 7। तो 2 तो नज़र आ रहा है लेकिन 7 भी आ रहा है, और 7 हमको नहीं चाहिए, तो अशांत ये भी हो जाएगा। अब इसको खंड कर लेते हैं। तो 131 का खंड तो नहीं होता है, लेकिन 121 का खंड क्या होता है, 11 गुने 11, 11 का 11 गुणने करते हैं तो 121 आता है। तो इसमें भी आपको 5 और 2 नहीं नज़र आया, इसमें 2 नज़र आए लेकिन 7 आ गए, इसलिए नहीं होगा। तो ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे उसका जस्ट अपोजिट आ गया, उल्टा प्रश्न। उसमें शांत पूछा गया, इसमें अशांत पूछा जा रहा है। देखिए अशांत के लिए क्या रूल होगा, वही रूल रहेगा। इसमें क्या होगा, 2 और 5 नहीं आना चाहिए। तो इसमें 8 में तो सिर्फ 2 आएगा, देख रहे हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन ए में 8 दिया गया है, और 8 का खंड करेंगे तो 3 को 2 आएगा, इसलिए यह अशांत नहीं होगा, शांत हो जाएगा, इसलिए यह आंसर गलत हो जाएगा। 15, 6/15 है, इसको देख लीजिए। यह देखने से तो अशांत लगता है लेकिन आ जाएगा शांत। देखिए 6 का खंड करेंगे तो 3 गुने 2 हो जाएगा, और 15 का खंड करेंगे तो 3 गुने 5 हो जाएगा। 3 से 3 कटेगा तो क्या आ जाएगा, 2/5। अब नीचे सिर्फ 5 रह गया, इसका मतलब यह भी शांत हो गया, तो यह बी भी नहीं हो जाएगा। सी को देखिए खंड करते हैं। तो सी को खंड करेंगे तो 512 है, और 512 देखिए सिर्फ और सिर्फ इसमें 2 ही रहता है। 2 का स्क्वायर करते चले जाइए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 को गुने करते चले जाइए, तो 2 के पावर जब 9 होगा तो जा करके आपको क्या हो जाएगा, ये आपको 512 आ जाएगा, ठीक है। 256 16 का स्क्वायर होता है, और 256 से 2 में गुना करेंगे तो 512 आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 होगा, इसलिए यह भी शांत हो जाएगा, अशांत नहीं होगा। 343 का आप खंड करेंगे तो ना इसमें 2 आएगा और ना इसमें 5 आएगा, ठीक है। तो इसीलिए 2 आने के लिए आपको क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए, और 5 आने के लिए अंत में 5 होना चाहिए। तो न उस रूल को फॉलो करता है, ना वो आपको 5 के रूल को फॉलो करता है, इसलिए यह क्या है, 2 और 5 इसमें नहीं आएगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। 9 में क्या कहा गया, देखिए 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या होगा। तो 400 का गुणनखंड करने के लिए हम लोग गुणनखंड नहीं करेंगे, आसानी से लिख लेंगे। देखिए 400 में से 4 को अलग कर दीजिए और 100 को अलग कर दीजिए। 4 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 2। और 100 का गुणनखंड करना तो बहुत आसान है, जितना जीरो उतना 2 और उतना 5 हो जाएगा। तो 2 जीरो है तो 2 2 होगा, और 2 5 होगा। तो इसमें कितने 5 हो गए, 2 हो गए, 2 5 हो गए। तो 5 का घातांक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 का घातांक आपको 4 हो जाएगा, और 5 का घातांक 2 हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा, 2। तो ऑप्शन ए में आपको 2 नज़र आ रहा है, तो ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर है। 3 4 और 1 नहीं होगा, ठीक है। तो 9 का आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कहा गया है कि यदि 130 बराबर 15 गुने 8 जोड़ 10 है, ठीक है, तथा मौसा ऑफ 130 और 15 बराबर मौसा ऑफ एक्स वाई है, तो एक्स और वाई क्या होगा। सबसे पहले समझिए कि कहा गया कि 130 और 15 का जो मौसा आएगा वही मौसा एक्स और वाई का भी है। तो एक्स और वाई क्या है, इसके लिए हम लोग को पहले 130 और 15 का मौसा ज्ञात करना होगा। तो 130 और 15 का मौसा ज्ञात करने के लिए यहाँ पे रूल दे ही गया है। तो क्या आ जाएगा, फिर 15 रह जाएगा, 15 बराबर क्या हो जाएगा 10। यूक्लिड विभाजन से हम लोग कर रहे हैं, मौसा ज्ञात करने का जो रूल है वो, ठीक है। तो गुने 1 जोड़ 5 रह जाएगा, और 10 बराबर क्या हो जाएगा 5 गुने 2 जोड़ 0, यानी 5 इसका मौसा हो गया। तो इस चारों संख्या में से कौन ऐसा संख्या है जिसका मौसा आपको 5 है, वही आपको इसका आंसर हो जाएगा। तो 8 का मौसा तो कभी 5 हो नहीं सकता, 8 इसमें भी है तो इसका भी मौसा 5 नहीं हो सकता, और 8 इसमें भी, इसलिए इसका भी मौसा 5 नहीं हो सकता। 5 मौसा किसका होगा, 15 और 10 का होगा। 5 मौसा किसका होगा, 10 और 15 का होगा, इसलिए ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। क्योंकि 8 का मौसा कभी भी 5 नहीं हो सकता। 8 के गुणनखंड में कभी 5 आता ही नहीं है, इसलिए 8 वाला जो भी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15 और 10 का मौसा आप ज्ञात करके देख लीजिए, आपको 5 ही आएगा। देख लीजिए यहीं पे 15 और 10 का मौसा निकाला गया है, तो इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रूट अंडर 125 का आपको, तो प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। लिखा गया है रूट अंडर 125 का परिमेयकरण गुणांक क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पिछले प्रश्न में एग्जाम में भी पूछा गया था 2022 के एग्जाम में, और उसके आपको देख लीजिए, ये आपको उसका मॉडल पेपर उसमें भी आपको दिया गया है। तो 125 का परिमेयकरण गुणांक, देखिए हम गुणनखंड करेंगे जब भी किसी भी संख्या का, और उसमें जो आपको संख्या बच जाएगा जिसका आपको जोड़ा नहीं लगेगा, तो वही उसका परिमेयकरण गुणांक हो जाएगा। देखिए कैसे, इसको हम हल करके दिखाते हैं। 125 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 5 गुने 5 गुने 5, 50 25 पंचे 125। तो देखिए 2 5 तो आपको आ गया, जिसका वर्गमूल आपको ज्ञात हो जाएगा, लेकिन बच क्या गया, 1 बच गया। तो इसमें हम कितना से गुना करेंगे तो परिमेय संख्या हो जाएगा। इसका मतलब इसमें हम 1 5 6 और गुना करेंगे, या हम 1 रूट 5 से गुना करेंगे तो आपको यही इसका परिमेयकरण गुणांक हो जाएगा। लेकिन हम गुना नहीं कर करके इसको हम साइडे कर लेते हैं, ठीक है, फिर भी आपको यह परिमेय संख्या हो जाएगा। तो जो बच जाए उसी को आप डायरेक्ट आंसर में लिख सकते हैं रूट 5। तो इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 में आते हैं। क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य है। ठीक है, सअभाज्य बोले तो जिसका मौसा आपको 1 आएगा उसी को हम लोग सअभाज्य संख्या कहते हैं। तो 9 और 16 का मौसा आपको 1 ही आएगा। ठीक है, इसलिए मेरे नज़र में तो आपको ऑप्शन ए ही सअभाज्य संख्या है। अब इसको देख लेते हैं। तो 15 और 20 का मौसा आपको 5 आएगा। खंड करके आप देख लेंगे, 5 से दोनों कटने वाला है, इसलिए 5 इसका मौसा हो जाएगा। 21 और 84 आपको इसका भी मौसा बीच में आएगा, 1 से अलग आएगा, क्योंकि यह भी 3 का गुणनखंड 3 का गुणज है, और ये भी 84 भी 3 का गुणज है। ठीक है, तो इसका भी आपको मौसा 3 से, या 3 का गुणनखंड कोई भी आएगा, कोई 3 का गुणज आएगा। अब 13 और 65 का, तो 13 और 65 का मौसा भी आपको 13 ही आएगा, क्योंकि 13 का गुणज ही 65 है, इसलिए बी सी डी इसका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, देखिए रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या क्या होती है। रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या दोस्तों 1 होती है, सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। ठीक है, कोई भी रैखिक बहुपद ले लीजिए, जैसे x प्लस बराबर 0 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या आपको 1 होती है, सी आंसर हो जाएगा इसका सही। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, देखते हैं। बहुपद x माइनस 1 का शून्य क्या हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान है। x माइनस 1 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1 को बराबर को उसे ट्रांसफर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा,
1 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 में क्या कहा जा रहा है देख लीजिए। अगर किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4 और 7 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको हम लोग हल करते हैं थोड़ा ऊपर कर करके, ठीक है। -4 और 7 दिया गया है, तो एक x बराबर आपको है -4 एंड दूसरा x बराबर आपको है 7। अगर इसको बराबर कैसे ट्रांसफर करेंगे तो प्लस में 4 हो जाएगा बराबर 0 एंड दूसरा हो जाएगा x -7 बराबर 0। दोनों का आप गुना करेंगे तो x + 4 इंटू x -7 हो जाएगा। x से x में गुना होगा तो x² हो जाएगा और +4 से x में गुना होगा तो +4 हो जाएगा x, और -7 से x में गुना होगा तो -7x हो जाएगा, और माइनस प्लस -7 चौके 28 हो जाएगा। तो आपको इसका सही उत्तर हो जाएगा x², और माइनस में 7x और प्लस में 4x से घटाएंगे तो माइनस में 3x आ जाएगा और प्लस 28। तो x² -3x प्लस 28 इसका सही उत्तर हो जाएगा। x² -3x प्लस 28 किस में है, सॉरी माइनस में 28 न है, गलती हो गया, आपको माइनस में 28 यहाँ पे है ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। माइनस में आपको 28 हो जाएगा। तो x² -3x -28 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर प्रश्न पे आते हैं। क्या कहा जा रहा है, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 6 हैं। तो द्विघात बहुपद क्या होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा, योग का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा, बराबर होता क्या है -b/a, बराबर आपको दिया है 5। तो 5/1 लिखेंगे तो इसका माइनस इसमें चला आएगा, तो या तो a बराबर आपको 1 हो गया और b बराबर आपको -5 हो गया, ठीक है। और आपको ऑप्शन क्या कहते हैं, गुणनफल पूछा जा रहा, बताया जा रहा है, तो अल्फा बीटा मतलब c/a है दिया हुआ, और c का मान आपको है 6/1 मतलब a का मान 1 और c का मान 6 है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लिखेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, x² a की जगह पर 1 होगा तो 1 का तो हम लिखते नहीं हैं, x² प्लस bx, तो b की जगह पर क्या है -5x, तो -5x और प्लस में 6 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। x² -5x प्लस 6, x² -5x प्लस 6, ऑप्शन बी में हमको वो नज़र आ रहा है। यहाँ पे भी देख सकते हैं x² -5x प्लस 6 जो कि यहाँ पे दिया गया है, तो इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, यदि बहुपद y² -6y प्लस 8 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। c का मान आपको क्या है 8 है और a का मान आपको 1 है, मतलब 8 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर प्रश्न में कहा गया बहुपद f(x) बराबर 3x² - 7x प्लस 2, तो f-1 का मान क्या होगा। चलिए f-1 बराबर पूछा जा रहा है 3 इंटू एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर -7 गुने -1 प्लस 2 हो जाएगा, तो 3 गुने -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, 7 एकम 7 प्लस 2, तो 3 + 7 + 2 मतलब 10 + 2 मतलब 12 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी में आपको 12 नज़र आ रहा है प्लस में, जो कि इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 19 में आते हैं। कहा गया है बहुपद x² -3 के शून्य क्या होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये इसका आंसर हो जाएगा, आप देख लीजिए हल भी कर करके। x² -3 बराबर 0, शून्य के बराबर तो शून्य रखेंगे,
तो एक्स स्क्वायर बराबर -3 बराबर का उसे ट्रांसफर करेंगे तो +3 हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, √3। ठीक है, और जैसे ही रूट चढ़ता है तो प्लस माइनस दोनों हो जाता है, वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो आपको प्लस और माइनस √3 दोनों हो जाएगा। आंसर इसका सही उत्तर आपको बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 20 नंबर प्रश्न में कहा गया है, निम्न में से कौन 6x - 2y बराबर 0 तथा 10x + 2y बराबर 32 का हल है। ठीक है, तो इसको हम लोग हल करने के लिए बहुत ही आसान तरीका से हल कर लेंगे। देखिए कैसे हल करते हैं। यहाँ पर हम -1 से सिर्फ हम समीकरण 1 में गुना कर देंगे तो आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, या फिर कोई ऐसा मान रख करके देखिए जिससे आपको मान सर्वाइव करे। जैसे कि x बराबर 6 है और y बराबर 6 है, इसमें 6 रखेंगे तो 10 छक 60 और 2 छक 12, 60 और 12 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और यहाँ पे 32 दिया गया है जो कि गलत हो रहा है। ठीक है, इसको हम रख के देख लेते हैं। 10 दूना 20, x का मान रखेंगे 2 तो, और 6 से 2 में गुना करेंगे तो 6 दूना 12, 32 हो जा रहा है। और यहाँ पे 32 दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, मान रख करके ऐसे शॉर्टकट तरीके से। अगर आप इसको हल करना चाहते हैं तो हल करके देख लीजिए। -1 से 1 में इसमें गुना करेंगे पहला वाला में तो क्या हो जाएगा, -6x हो जाएगा। और इसमें गुना करेंगे तो प्लस में 2y हो जाएगा, बराबर 0 ही रहेगा। और इसको कर लेते हैं तो जैसे है तैसे ही रखने देते हैं। 10x + 2y बराबर 32 है। चिन्ह बदलिए, यह कट जाएगा, -10 और -6 -16x हो जाएगा, बराबर माइनस में 32। यह कटेगा, 16 से कटेगा 2 बार में 32, तो x का वैल्यू आपको 2 आ गया। देखिए x का वैल्यू तो 2 आ गया, तो या तो बी होगा या तो डी होगा। इस हिसाब से अब हम दूसरे तरीके से करके देखते हैं इसको। तो x का वैल्यू आप 2 पुट करके देखिए पहले वाले समीकरण में क्या आता है। 6 दूना 12 हो गया इधर, और ये माइनस में 2y है, बराबर के साइन 2y को करेंगे तो 12 बराबर आपको हो जाएगा प्लस में 2y, और 2 से कटेगा यह 6 बार में, तो प्लस में 6 आंसर आ जाएगा। मतलब प्लस में 6 और 2 आंसर होगा, मतलब बी ही इसका सही उत्तर है। तो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन 21 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, देखिए इसको हम लोग यहीं पे हल कर लेंगे, बाद में ऑप्शन में चलेंगे। यदि रेखा 4x + py बराबर 6 तथा 12x + 9y बराबर 15 समांतर है तो p का मान क्या होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो समांतर रेखा का रूल क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। समांतर रेखा का रूल कहता है कि a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के, और बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2 के। इस रूल को हम लोग को फॉलो करना है। तो a1 का मान आपको देख लीजिए 4/a2 का मान 12 है, बराबर b1/b का मान b1 का मान है p और b2 का मान है 9, और बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2, मतलब 6/15 के। अब इसको काटेंगे तो 3 बार में कटेगा। ठीक है, अब चलिए, तो p से 3 में गुना हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। देखिए ऊपर है, इस 9 को ही ट्रांसफर कर लेते हैं इधर। ठीक है, ऐसे तो हो जाएगा 9/3 बराबर आपको p कटेगा कितने बार में, 3 बार में। तो p बराबर यदि 3 होगा, ठीक है, p का मान अगर 3 होगा तो रेखा क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं ऑप्शन में किस में आपको 3 है p का मान। ऑप्शन बी में आपको p का मान कितना है, 3 है, तो इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न पे। 22 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि समीकरण निकाय x + 2y बराबर 3 और 5x + ky बराबर 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान क्या होना चाहिए। अनगिनत हल का मतलब हुआ कि समपाती हो, और समपाती के लिए रूल है आपको कि a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के, और बराबर होना चाहिए c1/c2 के, मतलब तीनों के तीनों बराबर होना चाहिए। तो a1 का मान आपको नहीं पूछे तो 1 है, और a2 का मान आपको 5 हो गया, बराबर b1 का मान आपको 2 है, और b2 का मान आपको k है, और बराबर c1 का मान आपको 3 है, और c2 का मान आपको 15 है। ये कटेगा आपको 5 बार में। तो इस प्रकार से 1/5 दोनों आ रहा है। तो इधर भी करेंगे तो वही बात है, इधर भी करेंगे तो उधर वही बात है। तो इसका मतलब k बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10। तो k का मान अगर 10 आएगा, ठीक है, तो इसके अनगिनत हल होंगे। ऑप्शन डी में आपको 10 दिख रहा है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न पे आते हैं।
23 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसको पता करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है या फिर कुछ भी करना पड़ता है। देखिए, यहाँ x से x में करेंगे गुना तो x स्क्वायर हो जाएगा। अगर x स्क्वायर से x स्क्वायर कट भी जाएगा, लेकिन यहाँ पे बच क्या गया पावर में x के पावर 3, तो यह तो द्विघात समीकरण नहीं हो गया, यह तो आपको त्रिघात बहुपद हो गया। इसलिए ये आपको ऑप्शन ए कभी नहीं होगा। तो इसको आप काट दीजिए। अब इसको चेक करते हैं। x के पावर यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र आ रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का सूत्र लगेगा। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 2 दूनी 4x हो जाएगा और प्लस 4 बराबर इधर 3x प्लस 12 हो जाएगा। तो ये आपको तो द्विघात बहुपद आपको दिख रहा है, घटेगा भी तो द्विघात बहुपद आ जाएगा। ऑप्शन बी आपको आंसर दिख रहा है, लेकिन हम आगे भी चेक कर लेते हैं, देखिए क्या होता है। क्या हो जाएगा देखिए, 2x स्क्वायर प्लस 3 बराबर, इसको करते हैं 5 दूनी 10x और प्लस 2x स्क्वायर आ रहा है, इसको करते हैं प्लस माइनस 15 और प्लस माइनस माइनस 3x आ रहा है। तो 2x स्क्वायर बराबर के इस साइड भी बराबर के इस साइड भी 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कट करके 0 हो जाएगा। तो ये आपको द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। तो ऑप्शन सी भी आपको नहीं होगा। ऑप्शन डी को आप देख लीजिए, ये तो सबसे पहले आपको छट जाएगा, क्योंकि आपको हर के स्थान पर आपको x आ रहा है, और कभी भी हर के स्थान पर कोई भी चर मान आएगा तो आपको वह संख्या, वह बहुपद जो है आपको द्विघात बहुपद या कोई भी बहुपद नहीं रह जाएगा। ये तो पहले ही बहुपद के लिस्ट से साइड हो जाएगा। तो ऑप्शन बी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न में आते हैं। कहा गया है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0। तो पी बराबर नहीं होना चाहिए 0 के मूल क्या है। हम लोग क्या जानते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये होना चाहिए। चलिए, तो आप देख लीजिए, माइनस बी की जगह पर क्या हो जाना चाहिए, माइनस क्यू प्लस माइनस रूट अंडर बी के जगह पर फिर क्यू स्क्वायर माइनस 4 ए के जगह पर पी और सी के जगह पर आर, 4pr बटे 2 ए के जगह पर पी होना चाहिए। तो ऐसा किस में आपको दिख रहा है, माइनस क्यू प्लस माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 4pr बटे 2p। ऑप्शन ए ही में आपको इसका आंसर हमको दिख रहा है। माइनस नहीं, ऑप्शन ए नहीं होगा, माइनस क्यू नहीं पूछा जाए तो माइनस वाला तो बी में है, इसमें तो क्यू आपको प्लस में दे दिया गया, तो ये नहीं होगा। बी में आपको देखिए माइनस क्यू प्लस माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 4pr बटे 4p आप 2p, आपको बी ही इसका सही उत्तर है। बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 24 नंबर प्रश्न का आंसर आपको बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 25 में आते हैं। 25 में कहा जा रहा है द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूलों की प्रकृति आपको जानने के लिए पहले हम लोग चेक करते हैं विवेचक डी, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की जगह पर आपको हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए की जगह पे 6 गुने सी की जगह पे आपको 1 हो गया। तो 6 का स्क्वायर आपको 36 माइनस 4 छक 24 बराबर 36 में से 24 घटेगा तो 12। चलिए, तो यही बताएगा आपको मूलों की प्रकृति। अगर यह संख्या अगर 0 से कम होता, ठीक है, तो इसका हल ही नहीं होता, ठीक है। और अगर 0 के बराबर होता तो दोनों मूल बराबर आपको हो जाता और वास्तविक होता। लेकिन अगर यह 0 से बड़ा आया है मान, तो दो मूल तो ज्ञात होंगे, लेकिन दोनों मूल अलग अलग होंगे, वास्तविक और असमान मूल ज्ञात होंगे, ठीक है। अब वास्तविक नहीं कब होता, जब यह मान माइनस में आ जाता, 0 से कम। अगर 0 आ जाता तो ये पहला हो जाता, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 26 पे कहा गया समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 6 के मूलों का योग क्या होगा। मूलों का योग बोले तो अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस बी बटे ए होता है सूत्र, बराबर माइनस बी की जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस 18 बटे ए मतलब 3। तो माइनस माइनस प्लस 18 बट्टे ए के मान 3 है, तो कट जाएगा कितने बार में, 6 बार में। तो 6 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर प्रश्न से
क्या कहा गया, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो यदि, कब मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होगा, उल्टा कब होगा, उल्टा होने के लिए क्या रूल है, तो कहा गया है a बराबर b, b बराबर c और a बराबर c, इस तीनों में से कौन होगा देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का हल हम लोग करते हैं। इसमें क्या कहा गया है, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है कि मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम कब होगा। ठीक है, एक दूसरे के व्युत्क्रम का मतलब हुआ कि एक दूसरे के उल्टा होना चाहिए। ठीक, तो दोस्तों इसको हम एक उदाहरण से इसको हम लोग हल करके चेक करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इसको कठिन है, तो इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से हल करके देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक x बराबर आपको 2 लेना है एंड दूसरा x बराबर इसका व्युत्क्रम लेना है, तो मतलब 1/2 लेना पड़ेगा। 2 है, इसका व्युत्क्रम 1/2। क्योंकि हमको प्लस में सारा मान लाना है, इसलिए इसको मान लेना पड़ेगा किसमें, माइनस में, दोनों के दोनों, एक -2 और एक -1/2। और 1 लेंगे तो 1 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/1 होगा, लेकिन आपको यह 1/1 व्युत्क्रम नहीं, बराबर ही आ जाता है, 1 का व्युत्क्रम नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए 2 लेकर के हम लोग चेक कर रहे हैं। तो आइए हम लोग चेक करते हैं इसको, 2 लेकर के क्या होगा, x को अगर 2 को बराबर के साथ ट्रांसफर करेंगे तो प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0 एंड 2, अब इसको 2 को इधर करेंगे तो 2x और प्लस 1 हो जाएगा। इसको हम लोग गुना करते हैं, क्या हो जाएगा, x से 2x में गुना होगा तो 2x² हो जाएगा, और इसको 2 से 2x में गुना होगा तो 4x हो जाएगा। फिर अब 1 से x में गुना होगा तो प्लस में x हो जाएगा, और 1 से 2 में गुना होगा तो प्लस में आपको 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको 2x² और प्लस 4 और 1 5x आ जाएगा, और प्लस में आपको 2। देखिए तीनों के तीनों प्लस में है। ठीक है, और देखिए a और c ये दोनों आपको बराबर आ रहे हैं। यदि आपको व्युत्क्रम करना हो, व्युत्क्रम पूछा जाए, ठीक है, और आपको सभी के सभी प्लस में रहे, तो आपको ए और सी बराबर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी इसका सॉरी, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, सी बराबर ए। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 28 नंबर प्रश्न पे, ये सवाल समांतर श्रेणी से है। समांतर श्रेणी का सवाल आप लोग कई बार हल किए होंगे। देखिए कैसे इसको हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रथम पद दिया गया है 1/2, ठीक है, और 15वां पद पूछा जा रहा है, मतलब a + 14d। तो a का मान आपको 1/2 है, प्लस 14 इंटू डी का मान, डी का मान हमने आपको बताया था कि T2 - T1 से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरे पद में से पहले पद को घटा करके, या तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे तो भी आपको ज्ञात हो जाएगा। मतलब 1 - 1/2 को करेंगे तो आपको 1 का 1 रह जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 - 1 मतलब 1/2 आपको आ गया। तो डी का मान आपको हो जाएगा 1/2, कटेगा आपको 7 बार में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस 7 बटा में 1 डालिए तो हो जाएगा 1 + 7 दूनी 14/2, मतलब 15/2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 15वां पद आपको 15/2 हो जाएगा इस प्रश्न के। तो क्या ऑप्शन नंबर किस में है, 15/2, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 29 पे आते हैं। कहा गया निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, समांतर श्रेणी में नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम लोग करते क्या है कि सार्व अंतर ज्ञात करते हैं। हमेशा 2 से 3 सार्व अंतर ज्ञात करते हैं, कम से कम 2 सार्व अंतर ज्ञात करते हैं। अगर दोनों सार्व अंतर समान आया तो यह समांतर श्रेणी में होगा, अगर दोनों का पद का अंतर समान नहीं है तो आपको समांतर श्रेणी में नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले आसान वाले को कर लेते हैं। 14 में से 8 घटा तो 6 हो गया, 20 में से 14 घटा तो 6 हो गया, 26 में से 20 घटा तो 6 हो गया, मतलब इसका तीनों अंतर समान है, इसलिए यह समांतर श्रेणी में है। तो इसको हम लोग को नहीं पूछा रहा है, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। 10 में से 4 घटेगा तो 6 हो जाएगा, 15 में से 10 घटेगा तो 5 हो जाएगा, और 20 में से 15 घटेगा तो 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे समान आ रहा है, लेकिन यहाँ पे समान नहीं आ रहा है, इसलिए यह समांतर श्रेणी में नहीं है। ऑप्शन यही आंसर होगा इसका। अब आपको ऊपर वाले का भी चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
देखिए यहाँ पे 4.5 है और 4.5 में से 5 घटेगा तो माइनस में आधा आएगा। 4 में से 4.5 घटेगा तो भी आपको माइनस में आधा आएगा, और 3.5 में से आपको 4 घटेगा फिर भी माइनस में आधा आएगा, इसलिए यह भी आपको समांतर श्रेणी में होगा, तो यह भी आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, इसको भी आप हल करके देखेंगे तो आपको आंसर सेम आएगा, इसलिए यह भी समांतर श्रेणी में होगा। देख लीजिए चेक करके, जैसे -5 और बट्टे 6 है, -1 को घटाएंगे तो प्लस में 1 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, तो 6 - 5 बट्टे 6 बराबर 1/6 इसका आंसर आया। अब दूसरा का करके देख लेते हैं। -2/3 है, इसको माइनस करेंगे तो प्लस में 5/6 हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो 6 का लघुत्तम 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस में 4 हो जाएगा और प्लस में 5 हो गया, घटाएंगे तो 1/6 आ जाएगा, दोनों के दोनों बराबर आ गया, इसलिए ये भी समांतर श्रेणी में होगा। ऑप्शन डी जो है वो आपको समांतर श्रेणी में नहीं है, इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न का आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर पे आते हैं। 30 नंबर प्रश्न में कहा गया, यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 9 और सारवंतर -3 है तो इसके प्रथम 12 पदों का योगफल क्या होगा। चलिए, तो यहाँ पे एस एन पूछा जा रहा है। एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही सूत्र होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, 12वां पद कह रहा है तो एस 12 हो जाएगा, एन का मतलब 12 ही हो गया, कितने 12 पद का कह रहा है तो 12 पद इंटू 2 इंटू ए का मान आपको 9 कह दिया प्रथम पद, और प्लस एन का मतलब 12 ही होगा क्योंकि 12 पद का ज्ञात करना है, 12 - 1 गुणे डी का मान कितना है तो -3 है, यही इसका। अब हल करेंगे, इसको क्या आएगा, देखिए 2 से यह कटेगा 6 बार में तो 6 हो जाएगा, इंटू 9 दूनी कितना हो गया 18, और 12 में से 1 घटा तो 11 गुने -3 हो जाएगा, इस प्रकार से आ रहा है। अब आगे हम लोग हल कर लेते हैं, थोड़ा सा हम इसको मिटा देते हैं ऊपर का, आप लोग बैक करके लिख लेंगे दोस्त, ठीक है। क्या हो जाएगा, 6 है तो 6 रह जाएगा, इंटू 18 तो 18 प्लस माइनस माइनस 11 से 3 में गुना होगा तो 33 हो जाएगा, 11 तिया 33, तो बराबर 6 गुने 33 में से 18 घटेगा तो 15 हो जाएगा, वो भी माइनस में हो जाएगा, तो इस प्रकार से -15 छके -90 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सारवंतर अगर -3 है, प्रथम पद 9 है और 12 पद का आपको योग ज्ञात करना है तो वो आपको -90 हो जाएगा। ऑप्शन सी में -90 दिख रहा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मेरे ख्याल से इस वीडियो में इतना ही प्रश्न को हम लोग रहने देते हैं, ठीक है। बाकी बचे प्रश्न को हम लोग अगले वीडियो में हल करेंगे। मतलब ये जो मॉडल पेपर है, इस मॉडल पेपर को हम लोग 3 पार्ट में हल करेंगे टोटल, और 3 पार्ट में हल करेंगे तो कि ज़्यादा भारी आपको नहीं लगेगा, ज़्यादा भी राह नहीं लगेगा, ज़्यादा समय का भी वीडियो नहीं होगा, ठीक है, कम समय में हो जाए इसलिए, और आसानी से आप लोग को समझने में भी समस्या ना हो। एक बार आप क्या है कि बड़ा वीडियो देखने में थोड़ा सा मन हटता है, इसलिए इतना ही रहने देते हैं। बाकी जो बच गया अगले वीडियो में हम आपको डाल देंगे, और उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में हम बाद में डाल देंगे, ठीक है दोस्तों। और इसका भी डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक भी आपको उसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ताकि आप भी उसको अगर देखें, उसको जब देखें तो आप इसको मिस ना कर पाए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय, ध्यान रखें आप।